संस्कृत में दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। संस्कृत में जो है वो दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना बुक में, एक तो कहानी होती है और दूसरा क्या होता है, कविता होती है ना। कविता को हम गाते हैं, है ना। और दूसरा जो कहानियाँ होती हैं उसको हम गाते नहीं हैं, है ना, उसको रीड करते हैं। तो जो कहानियाँ होती हैं वो पैराग्राफ में होती हैं, है ना, उसमें पैराग्राफ होते हैं। और जो सर कविताएं होती आपकी हैं, आवाज तो कट कट के आ रही है सर। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को भी कट के आ रही है क्या आवाज़? नो सर क्लियर है। आ, आपका नेटवर्क इशू होगा बेटा, देख लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। बट या सर कोई माइक खोल के बैठा है सर। अच्छा, आप लोग सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, तभी ठीक से आवाज़ जाएगी, है ना। जहाँ आपको दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तभी माइक आप जो है अनम्यूट कीजिएगा। वैसे म्यूट रखिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जैसे हिंदी में दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, वैसे संस्कृत में भी दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक आपका कहानी हो गया, जिसको हम संस्कृत में गद्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सर नोट कर टेक्स्ट लीजिए। क्या होता है? टेक्स्ट सर मतलब करते हैं। पुस्तक में, किताब में जो लिखा रहता है ना, उसी टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट नहीं सर समझे क्या? जैसे कि कहानी और कविता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो सर वापस पूछ सकते हो? हाँ, तो कहानी के रूप में जो संस्कृत में टेक्स्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, गद्य कहते हैं। और अगर हम गद्य के बारे में और समझें तो सीधा सीधा समझिए कि जिसमें छंद नहीं होता, अर्थात जिसको हम गा नहीं सकते, उसको हम गद्य कहते हैं, ठीक है। जिसको हम गा नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, ठीक। वो यस कहानी सर। के रूप में होता है, पैराग्राफ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पद्य, जो करते हैं। कविता है। जैसे कहा है ना, आपका हिंदी में कविताएं होती है ना, वैसे ही संस्कृत में जो कविता के उसमें होती हैं, जिसमें जिसको हम गा सकते हैं, वो छंदबद्ध होती है, उसमें छंद होता है, जिसको हम गा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। और पद्य का ही दूसरा नाम है श्लोक, ठीक है। तो आप चाहें तो वो बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ऊपर लिख सकते हो कोई भी आ, हिंदी या कह लीजिए इंग्लिश या जो भी टेक्स्ट होगा, है ना, लिखा हुआ, वो दो तरीके का होगा। एक तो आपका गद्य होगा और दूसरा पद्य होगा, ठीक है। गद्य में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है संवाद और दूसरा होता है बिना संवाद का, नॉर्मल, है ना। संवाद समझते हैं क्या होता है, बातचीत, है ना, जब दो लोग या दो से सर ज़्यादा दोनों लोग। लोगों के बीच बातचीत हाँ, को जब कागज पर लिखा जाता है उसको संवाद कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो होता है ना। तो वो आपका गद्य के अंदर ही आता है, लेकिन संवाद थोड़ा अलग होता है ना, उसमें डायलॉग्स होते हैं अलग अलग, आप जानते ही हैं, है ना। और वो डायलॉग्स कहाँ होते हैं, नाटक में होते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया बात। तो आपको समझना क्या है, पद्य और श्लोक, ठीक है ना। तो पद्य और श्लोक जो है वो एक ही का नाम है दोनों, और इसको हम गा सकते हैं। तो आपके उसमें नीति शतक के 15 श्लोक लगे हुए हैं, 15 जो हैं वो आपको श्लोक पढ़ने हैं, पद्य पढ़ने हैं, ठीक है। और वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर कैन यू स्क्रीन? हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए मैंने जूम कर दिया है, देखिए। तो ये जो श्लोक हैं वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ध्यान से सुनिए। अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा, क्योंकि नीचे जो है वो एक एक शब्द को अलग अलग करके बताया हुआ है ना, नीचे आप देख सकते हैं। और इसमें जो है वो शायद नीचे आपका वो भी दिया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, इंग्लिश भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश से भी यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर किसी को देख रहे हैं यहाँ पर, संस्कृत भी दिया है, हिंदी भी दिया है और इंग्लिश भी दिया हुआ है। हाँ, तो सारे ही दिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले मैं श्लोक के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इसमें होता क्या क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको श्लोक समझ में आएगा, है ना। देखिए,
जब भी आपके सामने कोई श्लोक आएगा, श्लोक मतलब पद्य, है ना, जो कविता के फॉर्म में होगा, तो उसमें 4 लाइनें होंगी। टोटल कितनी लाइनें होंगी? 4 लाइनें होंगी। इन 4 लाइनों को हम पाद कहते हैं। जैसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, है ना, स्टेप्स होते हैं अलग अलग। पद्य क्या होगा? हाँ, ये 4 जो हैं आपके लाइनें होंगी, और हर श्लोक में, है ना, हर श्लोक में ये 4 लाइनें आपको मिल जाएंगी। तो लेकिन अगर आप कहीं किसी श्लोक में 2 ही लाइनें अगर देखो, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वहाँ 4 नहीं हैं, वहाँ पर भी 4 हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही लाइन में 2-2 लाइनें आ गई हैं, इसलिए आपको वहाँ आपको 2 ही लाइनें दिख रही हैं। एक्चुअली में वहाँ पर भी 4 ही लाइनें हैं, ठीक है। तो ये 4 जो लाइनें होती हैं, इसको हम जो है गाने के फॉर्म में जब इसको पढ़ते हैं श्लोक को, तो उस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आपको एक लाइन एक बार में पढ़ना है, फिर दूसरी लाइन दूसरी बार में, तीसरी लाइन तीसरी बार और चौथी लाइन चौथी बार में, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। जब आप फर्स्ट लाइन बोलेंगे तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा रुकना है। रुकेंगे तभी आप जो है अच्छे से बोल पाएंगे। ज़्यादा नहीं रुकना है। एक लाइन जैसे ही आपकी ख़त्म होगी, थोड़ा सा वहाँ रुक जाना है, फिर उसके बाद सेकंड लाइन, फिर सेकंड लाइन जैसी पूरी होगी उसके बाद थर्ड लाइन, है ना, ऐसे करके। और जहाँ कहीं जिस श्लोक में या पद्य में अगर आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, तो वहाँ पर आप पहली लाइन में जैसे ही आधे में पहुँचेंगे वहाँ रुका जाता है, फिर वहाँ से फिर पूरा करेंगे फर्स्ट लाइन को, है ना, फिर रुकेंगे थोड़ा सा, फिर सेकंड लाइन में आधे पे जाके फिर रुकेंगे, और फिर जा कर के लास्ट सेकंड लाइन आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर भी 4 बार जो है पॉज देना है, मतलब रुकना है थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा नहीं रुकना है, तभी आप अच्छे से उसको गा पाएंगे, है ना। श्लोकों को गाया जाता है, ठीक है, छंदबद्ध होते हैं वो। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं श्लोक, तो एक तो ये बात ध्यान रखिएगा ना, 4 लाइनें होती हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि श्लोक में क्या होता है, सारे जो शब्द होते हैं वो इधर उधर होते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे जब आप स्टोरी पढ़ते हो हिंदी में, या संस्कृत में भी जब आप गद्य देखते हो, पैराग्राफ देखते हो, आपने पढ़ा भी था, तो जैसे अभी कुछ स्टोरी पढ़ी थी ना आपने, पीछे सर ने पढ़ाया था, मैंने भी आपको पढ़ाया था, तो उस स्टोरी में जब आप संस्कृत की स्टोरी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर जो लाइनें आ रही थी, तो उस लाइनों में जो शब्द थे वहाँ आगे पीछे नहीं थे, वहाँ वो क्रम से रखे हुए थे। क्रम से समझे ना, सीक्वेंस में, है ना। तो आपको उसमें मीनिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ सीक्वेंस में रखे हुए थे, है ना। पहले जैसे हम कहते हैं कि राम विद्यालय जाता है, तो अब आपको इसका मीनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है राम विद्यालय जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि जाता है विद्यालय राम, ऐसे कहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रीअरेंज करना पड़ेगा ना, अर्थ निकालने के लिए। तो उसी तरीके से, ध्यान से समझिएगा, उसी तरीके से हमें श्लोक में क्या करना पड़ता है? रीअरेंज करना पड़ता है। शब्दों को हम क्रम से लगाते हैं। किस क्रम से लगाते हैं? जैसे मीनिंग निकालने के लिए, है ना। जैसे अभी मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, है ना। हम इसमें आपका सीक्वेंस में लगा हुआ है, इसमें पहले आपका कर्ता है, फिर कर्म है, फिर आपका क्रिया है ना, ऐसे वाक्य। तो ये समझ में आ रहा है हर किसी को, स्पष्ट है ना, सीधे सीधे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि जाता है विद्यालय राम, तो ये छोटा वाक्य अभी मैंने बोला, तो हो सकता है आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ये वाक्य सुनने में तो ठीक नहीं लग रहा ना, है ना। जैसे हम बोलते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते हम, है ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन वाक्यों को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, सही क्रम में लगाएंगे, जैसे हम भाषा में बोलते हैं वैसे ही हम इसको क्रम से लगाएंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे। और जब सीक्वेंस में लगाएंगे तब हम कहेंगे कि राम विद्यालय जाता है ना। तो हमने राम को उठाकर पहले रखा, उसके बाद विद्यालय को सेकंड नंबर पे रखा, फिर जाता है उसको थर्ड नंबर पे रखा, ठीक। तो इससे हमें सीक्वेंस में मिल गया और हमें ईजिली उसका मीनिंग पता चल गया, है ना। राम विद्यालय जाता है, तो आपको
गद्य में जो है वो ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी सीक्वेंस में लगा रहता है ना, क्रम से लगा रहता है। आपको जब पद्य आएंगे, पद्य मतलब जो कविता के फॉर्म में होगा, है ना, जिसमें छंद होगा, जिसको गाते हैं, तो जब आपके सामने पद्य आएगा, श्लोक आएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शब्दों को उठा करके रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब उसको सही से सही क्रम में लगाना पड़ेगा, है ना, जिससे सही से मीनिंग आ जाए उसका, है ना, नहीं तो फिर ऊपर नीचे होगा, है ना, तो फिर सही से मीनिंग नहीं आएगा, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ये जो हम करते हैं, है ना, रीअरेंज जो करते हैं हम शब्दों को उठा करके सीक्वेंस में जो लगाते हैं श्लोक में, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर अन्वय। हाँ, अन्वय। अन्वय। अन्वय का मतलब होता है, अन्वय को जब आप अलग अलग करोगे ना, तो उसमें अनु है और वय है ना। अनु का मतलब होता है पीछे, है ना, बाद में, और वय मतलब जोड़ना। तो जब हम बाद में शब्दों को जोड़ते हैं, उसको क्रम से लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, जिससे हमें सही से मीनिंग समझ में आ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में अन्वय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है श्लोक के लिए, है ना। तो आपके 6 क्लास में जो श्लोक आपने पढ़े, उसमें अन्वय थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर सिंपल आपके वर्ड्स होते हैं, उनको आप सही से अन्वय लगा लेंगे, है ना, इजी होता है वहाँ पर। तो हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको वहाँ पर उस तरह का दिया जाता है। लेकिन सर अन्वय है कि अन्वय है? अन्वय, व और य, अ आधा न और फिर व और य, ठीक है, अन्वय। तो ये सर हो गया। नीति शतक कोई बुक है क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसी के बारे में आप बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं एक आपको बता दूं इसके बारे में बैकग्राउंड कि क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सब सारी चीज़ें, फिर हम इस पर आएंगे, है ना, क्या है ये नीति शतक। देखिए, तो ये श्लोक के बारे में सेकंड बात मैंने आपको बताई। फर्स्ट बात मैंने बताई थी आपको कि उसमें 4 लाइनें होंगी। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन पर पॉज देना है, सेकंड लाइन पर भी, थर्ड पर, फोर्थ पर, है ना, और थोड़ा थोड़ा रुक करके फिर आपको, और हाँ, श्लोक पढ़ते हुए आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो श्लोक गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत धीरे धीरे आप श्लोक पढ़ेंगे। पहले आप एक एक वर्ण का उच्चारण करेंगे, एक एक अक्षर को पढ़ेंगे, ताकि आप उसको समझ पाएँ। उसके बाद आप अक्षरों को जोड़ जोड़ करके शब्द पढ़ेंगे, है ना, शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर आप उसको क्या करेंगे, अलग अलग, है ना, कि क्योंकि संधि हो गई होगी, संधि मतलब शब्द वहाँ जुड़े होंगे, है ना, दो दो शब्द जुड़े होंगे, 3 शब्द जुड़े होंगे, तो उसको फिर आप अलग अलग करके अच्छे से उसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तब जा कर के श्लोक जो है अच्छे से उच्चारण होगा। और सेकंड बात मैंने आपको बताई थी कि उसमें अन्वय किया जाता है। श्लोक में हमेशा उसका मीनिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अन्वय करते हैं। ठीक है, और अन्वय से पहले ही, है ना, अन्वय से पहले हम क्या करते हैं, पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे सामने श्लोक है ना, पद्य है। अब हमारे सामने जो पद्य है, तो उसमें शब्द जो हैं वो क्या हैं, मिले हुए हैं, है ना, 2 शब्द जो हैं, 2-3 शब्द, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहला ही शब्द, तो पहले शब्द में 2 शब्द मिले हुए हैं, है ना, पहला शब्द जो है उसके अंदर 2 शब्द मिले हुए हैं, तो उन दोनों शब्दों को हमने जब अलग अलग कर दिया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पदच्छेद कहते हैं। पदों को अलग अलग करना, है ना, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, केवल श्लोक में जैसा लिखा है एज इट इज़, है ना, उसमें कहीं फेरबदल नहीं करना। ऐसा नहीं कि हमने पहले चौथी लाइन में कर दिया फिर बाद में फर्स्ट लाइन में, ऐसा नहीं। सीक्वेंस में जैसे श्लोक में लिखा है वैसे ही हमने क्या किया, श्लोक में से शब्दों को अलग अलग किया, कि यहाँ पहला शब्द क्या है, फिर दूसरा शब्द क्या है, फिर तीसरा शब्द क्या है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किसको? तोड़ने को इन शब्दों को? हाँ, इसको पदच्छेद कहते हैं।
पदों को अलग अलग करना, है ना। एक तरह से कह लीजिए कि पदों को विच्छेद करना, है ना, अलग अलग करना, छेद, है ना। जैसे हम किसी चीज़ में छेद करते हैं तो वो अलग हो जाता है तुरंत, दोनों चीज़ें, है ना, अलग बट जाता है दो हिस्सों। जैसे वर्ण विच्छेद है, हाँ उसी बिल्कुल तरह बिल्कुल, जी जी पद जी। विच्छेद। हाँ, उसी तरह पद का विच्छेद करते हैं तो पदच्छेद हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बता ये रहा था आपको कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मीनिंग आप जब अन्वय निकालेंगे तो अन्वय से पहले आपको पदच्छेद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अन्वय करने के लिए आप जब शब्द आपको पता रहेगा कि भाई इस वाक्य में 3 शब्द हैं। क्या शब्द हैं? कि जैसे राम, विद्यालय और जाता है, तभी तो आप उसको सीक्वेंस में लगाएंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ राम भी है कि नहीं है, विद्यालय है कि नहीं, पता नहीं, है ना, या कहीं है तो दूसरी जगह। तो यहाँ तो मैंने अभी छोटा वाक्य बोला, लेकिन जैसे कि आपके सामने ये श्लोक दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें तो बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, क्रम से लगाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सभी शब्दों को अलग अलग करना पड़ेगा। जब तक आप सभी शब्दों को अलग अलग नहीं करोगे तब तक आप अन्वय भी नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे के श्लोक के नीचे ही पहला ही स्टेप क्या है, पदच्छेद करने का, है ना। हमने पदों को अलग अलग कर लिया। पद जानते हैं ना क्या होता है बच्चों, या नहीं जानते पद क्या होता है? जानते हैं? नहीं जानते। देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में याद होगा अगर किसी को तो बताया था, 4 चीज़ें बताई थी, याद है किसी को? यस सर। क्या क्या बताया था? सर भाषा वाक्य से बनते हैं, वाक्य तो शब्द शब्द वर्ड शब्द हाँ शब्द शब्द बनते हैं। सर शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर वर्ण से बनते हैं। हाँ ठीक है। तो ये 4 जो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, अगर हम नीचे से शुरू करें सबसे छोटे से, तो पहले आपका वर्ण था, है ना, जिसमें अक्षर आ गए थे। सेकंड नंबर पे आपका शब्द था, थर्ड नंबर पे वाक्य, और फोर्थ नंबर पे भाषा, है ना। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा ग्रामर, पूरा लिटरेचर कह लीजिए इसी 4 चीज़ों के अंदर आता है ना, पूरा समेट लेता है। तो जैसे आप माइंड मैप वगैरह देखा होगा आपने, हम बनाते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मैथ में या अलग अलग, हाँ, वैसे ही ये 4 चीज़ों के अंदर माइंड मैप बनता है। मैं कभी होगा तो आपको दिखाऊंगा। इसी के अंदर पूरा ग्रामर आ जाता है, सारा का सारा, है ना। खैर, तो जो ये सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, शब्द, है ना। तो शब्द तो आप जानते हैं क्या होते हैं, है ना। जैसे बालक है, मोहन है ना, मेज है, कुर्सी है, दिल्ली है, ये सब सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं, है ना, आपके शब्द हैं। और इसके साथ ही आप चाहे तो लिख लें, जहाँ पर आपने ये 4 चीज़ें नोट की होंगी फर्स्ट क्लास में, वहीं पर आप शब्द के आगे, है ना, चाहे तो कॉमा लगा करके लिख लीजिए कि उसी के आगे पद लिख लीजिए, है ना। अब ये समझ लीजिए कि पद क्या होता है, ध्यान से। जैसे जब हम कहते हैं बालक, ठीक है, तो बालक जो है, कोई बताएगा मुझे आप में से कि ये संस्कृत है या हिंदी है? बताइए, बालक। सर हिंदी संस्कृत। अच्छा, सर हिंदी। संस्कृत। सर दोनों। दोनों, ओके, बालक संस्कृत है, जो संस्कृत में बालक कहाँ होता है सर? अच्छा। कुछ बच्चों ने संस्कृत बताया, कुछ बच्चों ने हिंदी बताया, और जो बहुत चालाक बच्चे थे उन्होंने कहा कि चलो दोनों ही बता देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चों ध्यान से सुनिए। बालक जो है, आपको शब्द रूप याद कराए गए होंगे, है ना, आपने याद भी किया था शब्द रूप, बालक शब्द के रूप। यस सर। तो आपको पता है कि उस बालक जो है वो किसी विभक्ति, किसी वचन में बनता है क्या? बालक केवल बालक बनता हो? नो सर। नहीं बनता। सर बालक कहाँ है? हाँ, बालकः बनता है ना। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बालक कहते हैं तो ये तो हिंदी है ना, हिंदी में है बालक। और जब हम बालकः कहते हैं, विसर्ग लगा देते हैं लास्ट में, तो वो क्या हो जाता है, संस्कृत हो जाता है ना।
तो संस्कृत बनने के लिए शर्त ही यही है कि अगर किसी शब्द को संस्कृत बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, शब्द रूपों में या फिर धातु रूपों में, है ना। दो ही चीज़ें होती हैं संस्कृत में, या तो वो शब्द रूप होगा या फिर वो धातु रूप होगा। कुछ कह रहे हैं बेटा? देखिए, ये फिर जैसे हम किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग लगा देंगे तो वो शब्द संस्कृत का होगा। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमेशा विसर्ग नहीं लगता हर शब्द में, वो तो केवल पुल्लिंग शब्दों में ही विसर्ग लगता है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें पहले से ही, जैसे लता है या बालिका है ना, तो ये वाला जो शब्द है आपने उसका अगर रूप देखा होगा तो उस प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, बालिका, है ना, लता, इस तरह के शब्द। तो वो आपका संस्कृत भी है और हिंदी भी है, लेकिन अब उसके यूज़ पर है कि आपने उसका यूज़ कहाँ पर किया है ना। तो एक बात तो ये है। और नपुंसक लिंग होंगे अगर शब्द तो उसमें आपका लास्ट में जैसे फलम है तो म लग जाता है, तो वो लिंग के अनुसार चेंज होता है, कभी विसर्ग लगता है, कभी आ का मात्रा लग जाता है, कभी जो है म लग जाता है। ठीक है, उस पर हम अभी बाद में चलेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, क्या बता रहा था कि पदच्छेद वाली बात है ना। तो यहाँ पर पदच्छेद करने का मतलब है पदों को अलग अलग करना, अर्थात जो संस्कृत बने हुए हैं। शब्द का मतलब हुआ कि नॉर्मल जब आप शब्द बोल रहे हैं, जैसे बालक है, मोहन है ना, राम है, ये सब सारे क्या हैं, ये सब शब्द हैं सारे, है ना। लेकिन इनको अगर आप पद बनाएंगे, पद कैसे बनाएंगे, तो जैसे हमने कहा बालकः, मोहनः, रामः, ऐसे हमने कहा, तो ये सारे क्या बन गए, पद बन गए। ठीक है, तो संस्कृत में, हिंदी में भी पद होता है ना। आप आगे जब अगली मतलब बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है, मतलब अगर आप ऐसे अभी समझ जाएंगे कि शब्द में और पद में क्या अंतर होता है। शब्द जो होता है नॉर्मल, अगर आप सीधा बोल रहे हैं बालक, मोहन, है ना, जाता है, इस तरह से बोल रहे हैं अलग अलग, तो वो सारे शब्द हैं। लेकिन अगर आपने उसका वाक्य प्रयोग कर दिया, है ना, वाक्य में अगर प्रयोग कर दिया, जैसे बोल दिया कि राम विद्यालय जाता है, अब यहाँ पर ये सारे जो राम है, विद्यालय है और जाता है, ये तीनों के तीनों पद बन गए। ऐसा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जब हम पद की बात करते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, संस्कृत में पद की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत में पद बनने के लिए केवल विसर्ग या जो लिंग के अनुसार जो लगना है उसके अंत में वो लग जाता है, तो वो पद बन जाता है। जैसे हमने कहा रामः, फलम, है ना, इस तरह से। सर जो शब्द सर शब्द रूप या धातु रूप में उन्हें पद कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब संस्कृत में दो ही प्रकार के पद होते हैं, सिंपल है ना, समझ लीजिए। एक तो शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। इनके अलावा कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो पद। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है सर, अगर मैं बोलूं सर मुझे राम के साथ खेलने जाना है, हाँ, तो सर वो श्लोक होगा या फिर सर वो वाक्य होगा? ये वाक्य है बेटा, सेंटेंस है ये तो। ठीक है, तो सर श्लोक क्या होता है सर? हाँ, श्लोक क्या होता है, श्लोक जो होता है, जैसे आप वो अभी आपको याद होगा क्या नाम है, फिनाले सॉन्ग, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग, सब लोग गाते हैं, है ना। तो उसमें संस्कृत भी है। हाँ, तो वहाँ पर संस्कृत की है, संस्कृत में जी, तो वो जो संस्कृत है। सर हाँ बोलिए। सर वो जो पैरा है सर, तटनी कुंज, सर वो वाला जो पैरा है, हाँ सर मतलब सर वो है श्लोक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें भी धुन होगा ना, जिसको आप गा सकते हैं गाने के फॉर्म में, है ना, उसको हम श्लोक कहते हैं या फिर पद्य कहते हैं, दोनों नाम यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। जैसे जो भी शब्द क्या तो शब्द रूप या फिर धातु रूप को हिस्सा उसे पद कहते हैं बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो या तो वो शब्द रूप होगा या फिर धातु रूप होगा। ठीक है, चलिए। और किसी भी वाक्य में ज़्यादातर शब्द रूप होंगे, धातु रूप एक ही रहता है ना। क्रिया जो है
वो एक ही रहेगा, बाकी सब जो होंगे वो शब्द रूप रहेंगे। अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है, श्लोक में। सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, जो श्लोक होता है सर उसके अंदर में पूर्ण विराम लगता है या सर वो जो दो डंडियां आती है सर वो? श्लोक में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर 4 लाइनें होती हैं, और जैसे ही 2 लाइन आपका हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। मतलब वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पॉज करना है, मतलब रुकना है ज़्यादा। उसके बाद जब 2 लाइन फिर आएगी तो वहाँ फिर पूरा रुक जाना है ना, फिर तो श्लोक ही ख़त्म हो जाएगा। तो 4 लाइनें जो हैं, जैसे आपके उसमें फिनाले सॉन्ग में भी आपने देखा होगा, संस्कृत वाला जो टेक्स्ट है उसमें भी 4-4 लाइनें हैं, है ना। तो वो श्लोक के फॉर्म में है वहाँ पर। तो जैसे ही आप जब गाते होंगे या आप सुनिएगा दोबारा से एक बार, है ना, उस सॉन्ग को, अगर आपके पास ऑडियो वगैरह हो तो उसमें जब आप गाते हैं या जब वो गाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहली लाइन जब वो बोलते हैं उसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा, है ना, हल्का सा, और उसके बाद फिर सेकंड लाइन बोलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं सेकंड लाइन बोलने के बाद, और फिर थर्ड लाइन फिर बोलते हैं तो थोड़ा सा फिर रुकते हैं, मतलब कम, और फिर फोर्थ लाइन में उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, है ना, फिर साउंड भी चलता है बीच में। तो वो सारी चीज़ें तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, है ना, उसमें सुनाई भी देगा आपको साउंड में। चलिए, तो इसमें पूर्ण विराम लगाते हैं 2 लाइनों के बाद। पूर्ण विराम लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्लोक में 2 सेंटेंस हैं। पूर्ण विराम तभी लगता है ना जब कोई वाक्य पूरा होता है, ये बात तो आप जानते हैं, हिंदी में भी आप जानते हैं, है ना। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्लोक में, पूरे श्लोक में 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य 2 लाइनों में समाप्त हो गया, फिर दूसरा वाक्य नीचे के 2 लाइनों में समाप्त हो गया, है ना। सर ये कंपलसरी है कि सर की श्लोक जो है सर वो 4 लाइन में होता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी है कि वो 4 लाइनों में ही होगा श्लोक, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता भी रहा था आपको कि जैसे आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा सुक्ति स्तभ, है ना, 6ठी क्लास में, उसमें जो श्लोक आपने पढ़े थे उसमें 2-2 लाइनों में है वो श्लोक। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैंने आपको गलत बताया, कि मैंने तो 4 लाइनें कहा था और उसमें तो 2 ही लाइनें हैं, है ना, जो सुक्ति स्तभ वाला चैप्टर है। तो ऐसा नहीं समझना, वो जो 2 लाइनें हैं उसमें टोटल 4 हैं। उसमें भी अगर आप देखोगे जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच में रुकते हैं। पहली लाइन जो होती है उसमें बीच में रुकते हैं, पॉज देते हैं, उसके बाद फिर उस आधे को पढ़ते हैं, तब जाके एक लाइन कंप्लीट होता है। फिर सेकंड लाइन में फिर आधे पे रुकते हैं, तब जाके फिर वो सेकंड लाइन कंप्लीट होता है। इस तरह से तो उसमें भी फिर वो 4 हिस्सों में बट जाता है। तो वो लिखने का स्टाइल होता है कि कोई अगर उसको 4 लाइनों में लिखेगा तो इसी तरह लिखा जाएगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, 4 लाइनों में। लेकिन अगर कोई उसको 2 लाइनों में ही लिख देगा तो वो फिर ये, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर जो सेकंड लाइन उठा करके फर्स्ट लाइन के साथ ही लिख दी जाए तो ये पूरा 4 लाइन जो है वो 2 ही लाइनों में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 4 लाइनें होंगी ही होंगी, है ना, ठीक है। चलिए अब हम जो है इस पर आते हैं, नीति शतक। तो इससे पहले तो आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, नीति शतक का नाम नहीं सुना ना किसी ने? यस सर। नहीं सुना? नो सर। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं, तब फिर हम चलेंगे उस पर, ठीक है। एक भर्तृहरि नाम के राजा हुए। क्या नाम था राजा का? भर्तृहरि। हाँ, तो जी, तो भर्तृहरि जो थे वो बहुत ही मतलब कह लीजिए शासक थे बड़े, है ना, राजा थे। तो उनके राज्यसभा में एक दिन एक कह सकते हैं बाहर से कोई आया, है ना, और उसने राजा को एक गिफ्ट दिया, है ना। गिफ्ट क्या था? तो एक सेब था, है ना, एप्पल सेब था। लेकिन वो सेब ऐसा वैसा नहीं था, मतलब वो जादू वाला सेब था। अगर कोई उसको खाएगा तो वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, है ना, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा सेब था वो। तो उसने अपने राजा को वो गिफ्ट के रूप में सेब दिया। तो उसने कहा कि आप इसे खा लीजिएगा क्योंकि आप अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा रहें और आप जो है वो प्रजा की सेवा करते रहें, है ना, लोगों की सेवा करें, है ना, तो इससे लोग खुश रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये सेब जो दे रहा हूँ, है ना, दिव्य सेब,
जो बहुत ही कीमती सेब है आपका एप्पल। तो राजा ने कहा ठीक है, ले लिया सेब। और उसके बाद जो है उन्होंने सोचा मैं तो क्या ही करूँगा खा करके, इसको जो है मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी को वो सेब दे दिया। और उनकी जो पत्नी थी वो आ, किसी और से प्रेम करती थी, तो उन्होंने क्या किया, वो सेब उसको दे दिया, है ना। और वो व्यक्ति जो था वो किसी और से प्रेम करता था, उसने किसी और को दे दिया वो सेब। तो जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता था उसने ट्रांसफ़र कर दिया, है ना, सेब उसको दे दिया। और एक दासी थी उसी राज्य में, वो राजा से बहुत प्रेम करती थी। तो वो सेब जो है वो पहुँचते पहुँचते उस दासी तक पहुँच गया। तो दासी तक जब पहुँचा सेब, तो उस दासी ने वापस राजा को जाकर दे दिया सेब कि राजा जी, ये उसे नहीं पता था ये बात कि ये सेब पहले ही राजा के पास था, उसे नहीं पता था दासी को। उसने जाके राजा से कहा कि ये सेब जो है आप ले लीजिए और इसे खा लीजिए ताकि आप जो है हमेशा के लिए जीवित रहें। तो राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था सेब खाने के लिए, तो ये वापस कहाँ से इसके पास आ गया, है ना। तो जब फिर उन्होंने पूछा तो फिर उनको सच्चाई का पता चल गया, है ना, असली बात पता चल गई कि ये तो ऐसी ऐसी बात थी। तो फिर उनका जो है मोह भंग हो गया। मोह समझते हैं, अटैचमेंट, है ना। यस सर। तो वो अटैचमेंट जो है वो उनका भंग हो गया, मतलब टूट गया, है ना। तो अटैचमेंट जैसे टूट गया, फिर उन्होंने जो है जिस समय अटैचमेंट था उनका, है ना, जब ये घटना घटी तो उससे पहले जो है उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। शतक का मतलब होता है 100, ठीक है। और श्रृंगार का मतलब है रोमांस, है ना, रोमांटिक। तो उस पर उन्होंने रोमांटिक या रोमांस पर 100 श्लोक लिखे, उसको कहते हैं श्रृंगार शतक, ठीक है। और जब ये घटना घटी उसके बाद उनका जो है अटैचमेंट टूट गया इन सब चीज़ों से, लोगों से, है ना। उन्होंने सोचा सब जो हैं लोग कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब जो हैं स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी समझते हैं? यस सर। हाँ, यस सर। सो ग्रीडी। बिल्कुल। यस सर। तो हर कोई जो है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के लिए ही जो है लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए इस वजह से, है ना। तो ये जो है ये अच्छी बात नहीं है, है ना। ऐसा राजा ने सोचा और मैं इन सब चीज़ों से संन्यास ले लूँ, है ना। तो जब वो राजपाट छोड़ देते हैं अपने जो संतान थे उनके, मतलब जो बेटे वगैरह थे उनको दे करके, और वो वन में चले जाते हैं। तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तब क्या लिखा उन्होंने? वैराग्य शतक। वैराग्य का मतलब होता है जब वो मतलब सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तब उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक, उसमें उन्होंने उस तरह की बातें 100 श्लोकों में रखी हैं, है ना। 100 शतक मतलब 100। और नीति शतक उन्होंने बीच में रखा जब वो राजकाज कह लीजिए कर रहे थे उस समय, कि आपको अपने जो आम जनता है वो अपना जीवन कैसे बिताए, है ना, कहाँ कहाँ पर उसको कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी, है ना। नीति का मतलब होता है जीवन में हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए किस मार्ग से चलना चाहिए, कैसे हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए, उन सब चीज़ों को बताने के लिए ही हम नीति शब्द बोलते हैं ना। नीति का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक कह लीजिए रास्ता हो बताने के लिए ना, कि हम इस रास्ते पर चलें जो कि बहुत अच्छा रास्ता हो, है ना, इस तरह से। तो उसको हम नीति कहते हैं। जैसे आपको पता ही होगा जो भारत सरकार है वो अलग अलग प्रकार की नीतियाँ लाती रहती है ना लोगों के लिए, ताकि वो लोगों का फ़ायदा हो उसमें, है ना। तो नीति का मतलब होता है कोई एक कानून कह लीजिए, है ना, बताने वाला, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमें किस दिशा में जाना है। तो जीवन में हमें कैसा जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं जीवन में इन सभी पर उन्होंने श्लोक लिखे और उसका नाम रखा नीति शतक। तो ये शतक जो हैं 3 शतक उन्होंने लिखे, है ना। कौन कौन से? एक आपका श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा वैराग्य शतक, है ना। तो ये किसने लिखा? राजा भर्तृहरि ने, ठीक है। तो इनका जो नीति शतक है ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है। आप लोगों ने तो नहीं सुना,
लेकिन जो संस्कृत पढ़ते हैं वहाँ कह लीजिए उनके बीच में, विद्वानों के बीच में बहुत फेमस ग्रंथ है नीति शतक, है ना। यहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी, नीति के बारे में होंगी, अर्थात हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, है ना। वो सारी तमाम चीज़ें जो है इसमें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए हाँ, शुरू करते हैं फिर हम पहला श्लोक। ठीक है, मैं पहले नॉर्मल जो श्लोक है उसको पढ़ता हूँ, एक एक शब्द को, उसको आप ध्यान से देखिए, फिर मैं एक बार उसको दोबारा से पढ़ूँगा लय के साथ, है ना। पहले मैं एक एक शब्द को पढ़ रहा हूँ ताकि आप उच्चारण देख लें और उसको देखें कि कैसे मैं एक शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर एक्चुअली सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी सर, तो हाँ। सर आप क्या बता सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है सर, कि सर मैं बाद में अपना कर पाऊँ सर। अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा था क्योंकि आज ही हमने इसको स्टार्ट किया है। अब हम सीधा टेक्स्ट पर आ रहे हैं, और जो आपका पीछे वाला छूट गया है वो मैं लिंक भेज दूंगा या यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, तो उसमें आप दोबारा से सुन लीजिएगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। देखिए तो ये आपका श्लोक है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ एक बार, और ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं रीड करता हूँ वैसे ही आप करेंगे, है ना, बिल्कुल स्लोली स्लोली, आराम आराम से, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करेंगे, है ना, ऐसे भागते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है वो जब भी हम पढ़ें तो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे, है ना, और श्लोक तो जब भी पढ़ें तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए पहला जो शब्द है इसमें वो क्या है, संत, है ना, क्या लिखा हुआ है, संत। संत लिखा है ना, स है, आधा न है और त है, संत। तो संत, और प त संयुक्त है, आधा प और आपका आधा प और ता, तो संत पत्यायसी, है ना, संतप्त्यायसी, संतप्त्यायसी। क्या आप कहेंगे इसको, संतप्त्यायसी, संतप्त्यायसी। देखिए सन एक बार में बोल लीजिए, उसके बाद तप एक बार में बोलिए, और फिर ता यसी, तो इजीली आप बोल पाएंगे, है ना। सन तप ता यसी, सन तप ता यसी, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से आप बोल पाएंगे, सन तप ता यसी। फिर क्या है, संतिस्थस्य। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, देखिए माइक म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करिएगा। देखिए फिर क्या कह रहे हैं आगे, हाँ सेकंड वाला शब्द क्या है, सन स्थित, है ना, स्थित है, और फिर क्या है, स्थितस्य, सन स्थितस्य, सन स्थितस्य, सन एक बार में बोलिए और फिर स्थितस्य, है ना, सन स्थितस्य, सन स्थितस्य। फिर पयसो नामापि, पयसो नामापि, 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 न श्रूयते, न श्रूयते। ठीक है, एक एक शब्द को आराम आराम से धीरे धीरे एक एक करके पढ़ा। तो अभी हमने जो पढ़ा वो लय में नहीं पढ़ा, मतलब सुर के साथ नहीं, है ना, गा के नहीं पढ़ा। अभी नॉर्मल हमने जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही हमने बोला, है ना। क्यों बोला, ताकि आप एक एक शब्द को उच्चारण करना सीख जाएं, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला श्लोक है, इसलिए मैं आपको इतना डीपली समझा रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद वाले जितने श्लोक आएंगे वो फिर मैं फास्टली आपको करवा दूँगा, है ना। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे घर में बैठ करके इसको चाहें तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेज नहीं है शायद, एक मिनट रुके, शायद नहीं ज़्यादा है इसमें 136 है। या तो फिर मैं नॉर्मल वाला भेज दूंगा जिसमें 15 श्लोक होंगे और उसमें अर्थ होगा, वो वाला निकलवाइएगा। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स वाला जो है वो भी मैं माइंड अप करके एक साथ वो पूरा PDF अलग से भेजूंगा। चैप्टर के उत्तर वाला
वाला पीडीएफ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। चैप्टर का उत्तर वाला जो होगा वही वाला मैं भेजूंगा, क्योंकि चैप्टर्स तो आपके पास होंगे ही ऑलरेडी, है ना, तो उत्तर वाला रहेगा तो वो सही रहेगा। उसमें आपको सारा मिल जाएगा ना, चैप्टर का अनुवाद भी मिल जाएगा, अभ्यास भी मिल जाएगा पूरा फिलअप सर किया आप हुआ। कल तक भेज देंगे सर? हाँ कल तक, कल नहीं, कल तो स्कूल है, आप लोगों की छुट्टी है ना बेटा, हम लोगों को तो जाना है। हाँ सर। तो कल मैं स्कूल से आके परसों तक मिल जाएगा आपको, है ना, परसों तक ओके पक्का मिल सर। जाएगा, क्योंकि फिर छुट्टी है तो टाइम मिल जाएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि कल तक भेज दूँ, लेकिन बहुत सारा काम रहता है बेटा, तो इस वजह से शायद ना भेज पाऊँ। अगर तो आप चिंता मत करिए, जब आपके पास बुक है ही तब तक आप उसे पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और बाकी मैं परसों तक पक्का भेज दूंगा, ठीक है, टाइम मिल जाएगा मुझे थोड़ा सा। देखिए ओके तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, पहली लाइन क्लियर हो गई। सन तप तायसी सन स्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ता। अगली लाइन देखिए, सेकंड लाइन, मुक्ता कार मुक्ताकारतया मुक्ताकारतया तदेव नली नली नीपस, देखिए नीपत्र स्थितम, नलिनी एक बार में, है ना। आप क्या करिए, श्लोक जब आप पढ़ें तो अभी तो आपके पास श्लोक नहीं है, ये पीडीएफ होगा, है ना, तो पीडीएफ में ही आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जैसे देखिए, शायद अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, देखिए ऐसे, हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं आपको श्लोक वो करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अब मैंने जूम कर दिया है श्लोक, और इसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने मान लीजिए ये ऐसे पढ़ा, ठीक है, और हमने पढ़ा कितना, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम। तो अब जैसे नलिनी मैंने पढ़ा, तो आप इसको क्या करेंगे, नलिनी को एक बार आप यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, फिर पत्र अलग और स्थितम, इसको अलग अलग कर लीजिए। इसको अलग अलग कर। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो बेटा। आवाज़ रिपीट हो रही है। हाँ, तो नलिनी पत्र स्थितम राजते, तो आप हर शब्द को अलग अलग आप ऐसे ही अंडरलाइन करके रख लें, तभी आप श्लोक पढ़ना आएगा आपको, है ना। जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि संस्कृत, मैं पूछता हूँ कि आता है पढ़ना, तो कहते हैं नहीं संस्कृत तो नहीं आता है पढ़ना। मैं कहता हूँ क्यों, इसमें क्या कठिनाई है, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो संस्कृत है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो हिंदी में ही लिखा है, हिंदी भी जैसे संस्कृत आपका लिखा हुआ है तो हिंदी में ही तो लिखा हुआ है, ये कोई दूसरी लैंग्वेज में तो नहीं लिखा हुआ है ना। फिर ऐसा टफ़ क्यों लगता है हमें, बच्चों को क्यों टफ़ लगता है, क्योंकि यहाँ संस्कृत में क्या होते हैं, शब्द जो हैं वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं। जैसे यहीं पर पहला शब्द देखो, संतप्तायसी, इतना बड़ा शब्द है, तो वो बच्चे जो हैं एक बार में नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका अच्छा सबसे आसान तरीका क्या है, पेंसिल से सर दो। आप, हाँ सर जी बोलिए। सर दो शब्दों को संस्कृत में एक साथ मिला देते हैं, वही हिंदी में सर उस शब्द को तोड़ तोड़ के वो सब लिखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हिंदी में क्योंकि धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो आसान हो गई, है ना। आपको शायद पता होगा कि पुराने समय में जो भाषा थी पहले संस्कृत ही बोली जाती थी, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत से प्राकृत भाषा आई, है ना, प्राकृत से जो है फिर अपभ्रंश आया, फिर बहुत सारी भाषाएं आए, फिर बाद में जाकर के लास्ट में हिंदी आया, है ना। तो हिंदी जो है वो इजी है, और हिंदी से भी इजी जो है, हिंदी में क्या होता है कि हमें जो है, जैसे आप संस्कृत अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मुंह में जितने भी स्थान हैं उन सब का एक्सरसाइज हो जाता है ना। अभी तक तो आपने बॉडी की एक्सरसाइज सुनी थी, लेकिन एक्चुअली में जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपके मुंह में जितने भी भाग हैं अंदर, है ना, चाहे वो कह लीजिए गले तक का भाग, अंदर का हिस्सा, जीभ का हिस्सा, या जो भी अंदर का है, दांत वगैरह, वो सब सारी चीज़ें, तो जितने भी पोर्शंस हैं आपके मुंह के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनका यूज़ होता है जब आप संस्कृत पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं एक एक शब्द का, है ना। लेकिन हिंदी जब बोलते हैं तो उसमें थोड़ा डाउन हो जाता है, और जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, फिर तो आपको एकदम प्रयास करना ही नहीं पड़ता, है ना, फिर तो एकदम बिना वो कह लीजिए एकदम आवाज़ के रूप में बस निकल जाता है ना। और इंग्लिश में जो है
आपको उतना स्पष्ट उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जब संस्कृत सुनते हैं तो उसमें एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे से उच्चारण करना पड़ता है ना, स्पष्टता से बिल्कुल, ताकि एक एक शब्द सुनाई दे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन क्या हुआ, नलिनी पत्र स्थितम राजते। इसको मैं बैक कर देता हूँ, देखिए, और ये जो है इसको यहाँ ले आते हैं, है ना। अब देखते हैं करके, देखिए नलिनी, फिर पत्र और स्थितम, है ना, राजते, और फिर क्या है, सन, जैसे सन हो गया, तप्तायसी ऐसे, फिर सन स्थितस्य ऐसे, पयसो नामापि न श्रूयते। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया ना सारा, कि हम कितना कितना पढ़ रहे हैं एक बार में। अब जब सर एक वो लाइन में श्रूयते है, श्रूयते है। श्रूयते, श्रु है ना, श्र है, श्र उसको, और ऊ की मात्रा लगी तो श्रूयते, सॉरी श्रूयते, हाँ ठीक है, श्रूयते ही है। ठीक है, अब जब इस एक लाइन को पढ़ेंगे, पहले हम पूरा दो सेकेंड थर्ड लाइन भी और फोर्थ लाइन भी पूरा करते हैं, फिर जल्दी से इसको पढ़कर देखिए। थर्ड लाइन देखिए, स्वात्याम, है ना, स्वा तो यह संयुक्त है, स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम, सागर सुक्ति मध्य पतितम, तन मौक्तिकम, तन मौक्तिकम जायते, तन मौक्तिकम जायते, है ना। तन एक बार में पढ़ना है, फिर मौक्तिकम और जायते, फिर है प्रायेणा, प्रायेणा, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम जुषा मेव विधा, मेवम विधा। देखिए प्रायेणा धम मध्य, प्रायेणा यहाँ तक पढ़ेंगे एक बार में, प्रायेणा, उसके बाद धम, मध्य मोत्तम, मोत्तम, है ना, मध्यमोत्तम, मध्यमोत्तम एक साथ पढ़ सकते हैं आप, मध्यमोत्तम, मध्यमोत्तम, फिर जुषा, है ना, जुषा में, जुषा में, जुषामेवं विधा, जुषामेवं विधा। ठीक है, अब मैं एक बार श्लोक सर को, ऐसे संस्कृत में इतने सारे शब्द जोड़ क्यों देते हैं सर? हाँ ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चे, ताकि वो और छोटा हो जाए, है ना। एक तो ये बात है, छोटा हो जाए। जब हम संधि पढ़ते हैं जैसे, तो उसमें भी, या समास पढ़ते हैं, आगे आप ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसमें और बहुत छोटा हो जाता है वो। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड श्लोक है आप लोगों के लिए, लेकिन प्रयास करिएगा वैसे, क्योंकि इसका जो मीनिंग होगा उससे क्वेश्चन बनेगा। हाँ जी बोलिए। सर क्लास ओवर। हाँ बस 2 मिनट दीजिए, फिर ओवर करते हैं, बस 1 मिनट लूँगा बस। सर लास्ट वाले शब्द का क्या मतलब है? हाँ मतलब अभी मैंने किसी का नहीं बताया, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा बेटा, रुक जाइए। पहले मैं एक बार ज़रा पढ़ दूँ एक बार श्लोक, अब हम इसको एक बार जैसे गाते हैं श्लोक को वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से, देखिए। संतप्तायसी संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, स्वात्यां सागर सुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम जुषा मेवं विधा वृत्तयः। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ये अभी मैंने धुन के साथ पढ़ा ना, सुना आप लोगों ने? यस सर। चलिए बहुत सुंदर। तो अब हम इससे आगे जब फिर अगली क्लास में पदच्छेद करेंगे इसका, फिर उसके बारे में इसका अर्थ देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, और कैसे ये जो है हमारे जीवन में, लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है ये श्लोक, नीति शतक, है ना। ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, और कल इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। आज तो मैं बहुत ही स्लोली आपको मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें थी जो बतानी थी। अगर मैं वो सब चीज़ें नहीं बताता तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। तो इसीलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप श्लोक आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसको आप एक बार कोशिश करिएगा घर में एक बार पढ़ने की। कल तो छुट्टी है आप लोगों की ना, सबकी? यस सर। हाँ यस। ठीक है, तो इसका प्रयास करिएगा एक बार, और फिर जो है मैं आगे कंटिन्यू करवाऊँगा, है सर ना। 2 मिनट हो गए। हाँ हाँ बस ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए ज़रा, जस्ट 1 मिनट।